साथियों नमस्कार। नीरज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है जो टीवी चैनलों पे एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि 400 पार होगा या नहीं होगा। तो शुरू में तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसका एक सेट कर दिया और उसके बाद ये बोला जाने लगा, मीडिया में चर्चा होने लगी। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 3 चरण तक तो विपक्ष को कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन अगर मैं देखूं तो जो मीडिया में बैठे कुछ लोग हैं जिसको प्रधानमंत्री जी इकोसिस्टम कहते हैं, ये जो अपनी लुटियंस मीडिया है दिल्ली की और जो इकोसिस्टम के लोग हैं विपक्षी, उन्होंने वो चुनाव दर चुनाव क्या करते रहे हैं और इस चुनाव में कैसे वो अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। और मैं बात उन खैरातियों के बारे में भी करूंगा जो कि इस समय खलियर हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं और अब वो अपना एजेंडा यूट्यूब पे चला रहे हैं। कभी वो देश की जो सत्ता के गलियारे हैं और या देश के समाज कहें, देश की दशा दिशा तय करते थे, माहौल बनाते थे, लेकिन वो आज खाली हो चुके हैं। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इससे पहले आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका सहयोग हमें चाहिए। सहयोग पैसों से नहीं चाहिए, अभी बस सहयोग ये चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री में होता है, सब्सक्राइब फ्री में किया जाता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। तो आप इस तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, फिर मेरी बातों में कुछ दम लगे, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। तो मैं बोल रहा था कि जब इस बार जो कैसे सेटिंग होती है, कैसे लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर दिया जाता है। एक रूल है कि सबसे पहले ट्राई करो कन्विंस करने की। जब आदमी कन्विंस ना हो तो क्या करो, उसको कंफ्यूज करो। ठीक है। तो जो हमारे मीडिया में बैठे लोग हैं, जो हमारी लुटियंस मीडिया, दिल्ली की मीडिया है, और उस पे कुछ लोग जो छाए हुए हैं, और कांग्रेस का जो या विपक्षी का इकोसिस्टम जिसके पीछे काम कर रहा है, ठीक है, और जो विदेशों से पहले फंडिंग लेके एनजीओ गैंग चलाते थे, जिनको प्रधानमंत्री जी एनजीओ गैंग कहते हैं, उसके कुछ लोग अपना धीरे धीरे एक जगह जगह पे एजेंडा सेट करते हुए चलते हैं। शुरू में जब एक दिशा तय हुई, एक नारा लगा 400 पार का, तो जब 400 पार का नारा लगा, प्रधानमंत्री जी ने दिया आपकी बात 400 पार एनडीए का, तो धीरे धीरे तो चर्चा होने लगी हर जगह, विपक्षी दलों में भी, मीडिया में भी चर्चा होने लगी। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो भी चर्चा करने लगे, और एक तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, वो भी चर्चा करने लगे कि 400 पार होगा या नहीं होगा। और चुनाव पूरी तरह से एक तरफा जाता हुआ दिखने लगा, पूरा एकदम। जैसा प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने एक वो किया था, मैंने उनको अपनी पिच पे बुलाया और 3 चरण तक वो समझ ही नहीं पाए करे क्या हो रहा है, वो उसी में फंसे रहे। तो जो वो बोल रहे थे, बिल्कुल उस प्रधानमंत्री जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो कांग्रेस इकोसिस्टम है कांग्रेसी, और जो मीडिया के कुछ खैराती हैं, वो इसी एजेंडे में लगे रहे। और इस एजेंडे में जो अंदर एक उनके अंदर जलन होती है, उसमें भी कुछ लोग थे, योगेंद्र कुमार यादव जैसे लोग, अभय दुबे जैसे लोग। मैं नाम ले रहा हूँ, पता नहीं नाम कितना लेना सही है या नहीं है, लेकिन जब तक मैं अगर उनके नाम को बताऊंगा नहीं, उनको बोलूंगा नहीं, तब तक आपको ये चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। तो इन्होंने एक टर्न लेना चालू किया। शुरू में तो वो खामोश रहे, चुप्पी साधे रहे, लेकिन धीरे धीरे शुरू में क्या करने लगे कि जब मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ, तो वो एक अपना अलग वो करने लगे,
जब मतदान कम होता है तो भाजपा का नुकसान होता है, और ऐसा कह के उन्होंने विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो धाराशायी हो चुकी थी और अपना हार मान ली थी, उन्होंने उसमें हवा भरना चालू कर दिया। हवा भरना चालू कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि विपक्षी पार्टियों में थोड़ा सा जोश आएगा, अरे नहीं, ये मतदान प्रतिशत जो कम है हो रहा है, ये तो हमारे लिए एक मौका है, अवसर है। तो वो इस अवसर को भुनाने के लिए थोड़ा सा अपनी ताकत उन्होंने लगानी शुरू की और अपने इकोसिस्टम को उन्होंने जागृत कर दिया कि भैया चलो यूट्यूबरों, तमाम तथाकथित जो सेफोलॉजिस्ट हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तथाकथित इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सेफोलॉजिस्ट है ना, जितने भी, ये कभी कभार उसमें जब शुरुआत किए थे, जब बिना बायस्ड हुए अपनी मेहनत करते थे, तो ये शुरू में थोड़ा सा इनकी विश्वसनीयता थी। लेकिन जब आप बायस्ड हो जाते हैं किसी चीज के प्रति और अपना एजेंडा सेट करने लगते हैं अपने उस कार्य के माध्यम से, तो क्या होता है, आप एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो बात चल रही है, मैं अभी बात करूं कि कैसे उसमें मीडिया इन्वॉल्व है, कैसे उसमें ये एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, जो इस समय 2 एजेंसी इस समय ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिनकी जो मीडिया में आके बैठा लिए जाते हैं। एक जो वो CSDS का संजय कुमार है, और एक अभय दुबे आता है एक चैनल पे, जो जिसका तो काम ही सवाल सीधा होता है लेकिन एजेंडा वाला होता है। उसका कोई ना तो सिर होता है ना पैर होता है, वो सिर्फ अपना एजेंडा। और उसको देखो, वो अभय दुबे जो है वो इन्हीं दोनों एजेंसियों के सर्वे को अपने दिमाग में लेके चलता है और अपना कमेंट करता है उसकी आड़ में, जबकि उसको बोलना वही है, उसका एजेंडा बिल्कुल फिक्स है कि वो कहां पे ले जाएगा बातों के, लेकिन वो अपना आधार बनाता है इन 2 एजेंसियों को। बाकी जब मैं बताऊं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, और एक उल्टा चश्मा वाली आती है, उसका तो चश्मा हमेशा उल्टा रहता है। उसके कंटेंट को देखो आप, उसके इनके लोगों के जाके आप थंबनेल को देखो, इस चरण में भी सुपड़ा साफ। अरे सब जगह सुपड़ा साफ ही है, तो फिर विपक्षी पार्टियों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो कहते लिखती है सारे इन सारे लोगों के यूट्यूबर जो हैं, इनके आप थंबनेल में जाके देखिए, ये बोलते हैं 8-10 लोगों की अपने ही जमात की मंडली बैठा लेंगे और एक पूरा एजेंडा चलाएंगे, पूरा 1 घंटे 2 घंटे का पूरा सुपड़ा साफ, और ऐसा दिव्य ज्ञान देंगे जैसे कि लगता है कि वो अभी अभी सबको ही फील्ड से उतर के मैदान में सब इनसे पूछ के ही वोटिंग करते हो। ऐसा दिव्य ज्ञान आप उनके चैनल को देखिए तो उगता है। इन लोगों को आज तक 10 साल में मोदी जी का कोई काम समझ में ही नहीं आया, इनको कोई समझ में नहीं आया। मोदी जी ने आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, और रिलॉन्चिंग में लग जाते हैं अपने आका की। जो मोदी, इनके मन में एक विष भर चुका है, जहर भरा हुआ है कि जो मोदी को हटा दे, जो मोदी के लिए काम कर दे, उसी के उसको लॉन्चिंग में अपना लगा दो, अपना जोर शोर। कभी भी ये सब ना संपादक हुआ करते थे और ये मीडिया की दशा दिशा तय करते थे, और कहीं एक जगह बैठ के तय होता था कि आज क्या खबर बनेगी, आज क्या समाचार होगा। और आप देखो तो सारे न्यूज चैनलों में वही एजेंडा चला करता था 5 से 9। भाई कोई, आज आप देखो न्यूज में ना कोई कंटेंट है ना कोई एक्सक्लूसिव है, वही क्या है, 24 घंटे चैनल चलाना है तो 4 लोगों को बिठा के वही तू मैं, कुछ और नहीं। वो अपनी बात करेगा, ना तो उनकी कोई रिसर्च है, ना तो कोई उनका कंटेंट है, कुछ भी नहीं, इसी पे चलता रहता है। तो जब 400 पार की लड़ाई चलने लगी, उसके बाद क्या हुआ कि आए योगेंद्र यादव, ठीक है। तो मैं आज कहानी बता रहा हूं इन सबकी। उन्होंने कहा, मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं और ये जो कम वोटिंग हो रही है, वो सरकार के लोग, मोदी के जो समर्थक हैं, वो निकले ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो वैसा लगता है, ऐसा बोलेगा दार्शनिक अंदाज में। लेफ्टिस्ट जो है, ये अपने आप को बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट मानते हैं। कभी CSDS के लिए करते थे सेफोलॉजिस्ट, और इनके एक आध 2 सही भी हो गए होंगे। तो
इनको लगता है कि आज मैं जो बोलूंगा, जो कूड़ा गणित करूंगा, वो सब फिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे ये लोग एक्सपोज होते हैं। 2002 के बाद से लगातार मोदी जी के बारे में जो भी इनकी प्रेडिक्शन रही है ना, सब फेल हो गए हैं। मैं तो अपनी बात बोलूं अगर ये लोग जो बोलते रहते हैं ना, तो मैं समझ लेता हूं कि काम सही दिशा में है, बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अपोजिट में आप सोच लो, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर एक एजेंडा चलाया, नहीं नहीं बीजेपी की तो बात छोड़ी, उन्होंने एनडीए को भी बोल दिया कि 200 सीट आएगी। और ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या विपक्ष के कुछ लोग जो कहना चालू किए ना, बीजेपी 150 सीट नहीं आ रही है, बीजेपी 200 सीट आएगी, केजरीवाल 220 बोल दिए, ये उस इकोसिस्टम का वो था, प्रलाप था जो ये लोग गाना चालू किए। वहां से शुरू हुआ, उन्होंने ये दिव्य ज्ञान इन लोगों नेताओं को देना चालू किया और वहां से ये दिव्य ज्ञान आने से हुआ। तो धीरे धीरे योगेंद्र यादव अपना चलने लगे, 200 होगा, 250 होगा, फिर अभी तो हमें अभी लास्ट में आ गए, हमें तो लगता है एनडीए 270 अपने साथ पहुंच ही जाएगी। तो ये कहानी है। अब आप बताइए कि दिल्ली की मीडिया जो है, ये तो मैंने बात बताया इनकी और यूट्यूबरों की, जो आता है इनको कुछ समझ में नहीं आता। सुपड़ा साहब, फलाना साहब, मोदी इस चरण में भी हार गए, मोदी उस चरण में आ गए, बीजेपी का ये नुकसान हो रहा है, बीजेपी का वो नुकसान हो रहा है। ये नहीं बताते कि विपक्ष को सीट कौन सी, अगर इनको बाइफरकेशन करने के लिए बोल दिया जाए कि बताओ अच्छा है ये फला सीट है, इस फला सीट पे बताओ कौन कौन उम्मीदवार है, तो इनको ये भी उम्मीदवार नहीं पता होगा कि वहां पे मेन लड़ाई किसमें है। सच बता रहा हूं मैं। बस जैसे मैं एक वो देख रहा था, एक प्रोग्राम आता है, तो एक पत्रकार साहब थे, वो उनसे पूछा जाने लगा कि अच्छा बताओ यूपी में, उन्होंने बताया कि 3 सीट आने वाली है। अच्छा 3 सीट कौन कौन सी आएगी, तो उनको जानकारी नहीं थी। हरियाणा में 3 सीट आएगी, उनको 3 सीट कौन सी आएगी उनको ये पता नहीं। अरे भाई 3 सीट आएगी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन सी 3 सीट आएगी। जहां जहां लड़ाई होगी, जिस सीट पे लड़ाई होगी वही सीट तो आएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, माफ करिएगा, मैं लेकिन अपना वो दे रहा हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं छोटा करने की। मैं फिर कभी इन सब चीजों की बड़े बृहद उसमें चर्चा करूंगा। तो CSDS का संजय कुमार आ जाएगा, सी वोटर का यशवंत देशमुख आ जाएंगे, इनसे पूछा जाने लगेगा। अगर आप इनके तर्कों को सुनेंगे ना तो अपना माथा पकड़ लेंगे। यशवंत देशमुख तो फिर भी थोड़ा बहुत सही बोल देते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो बता देते हैं अल्टीमेटली, भले ही उनका सर्वे या कुछ भी होता है, अल्टीमेटली वो उनका अगर बात को पकड़ो तो समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन संजय कुमार सब कुछ अपनी बात कर देगा। मुझे लगता है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है, विपक्ष बहुत कांटे की टक्कर है और इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन मैं नहीं कह पा रहा हूं कि कितना वो वोटों में बदलेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन आसान नहीं है राह। ऐसे सब कुछ बोल देंगे अपने एजेंडे के हिसाब से, लेकिन उसको कंफर्म नहीं होगा। अरे भैया जब कंफर्म नहीं होगा, तुम गोल गोल जलेबी की तरह अपने बातों को घुमा दोगे, तो काहे कि तुम सोफोलॉजिस्ट हो यार। अगर तुम बातें करोगे, एक जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है या नेता है, वो भी जाके ऐसे ही बोलेगा, वो तो तुमसे कम से कम साफ तो बोलता है कि क्या होने वाला है फील्ड में, क्या नहीं होने वाला है। तो अपनी सारी बात, अरे भाई कड़ी टक्कर है तो बताओ कड़ी टक्कर है, उसमें एज किसको है ये भी बताओ। मैं मान लिया चुनावी मर्यादा है, चुनाव आयोग का वो है, लेकिन फिर भी तो बताओगे ना। कांटे की टक्कर है तो उसमें क्या चांसेस लग रहे हैं, पिछली बार का ये सीन था, कुछ भी नहीं। बस वहीं बैठ के आपको मैं बताऊं, मैं चुनावी सर्वे का बहुत हिस्सा रहा हूं अपने शुरुआती दिनों में। जब पत्रकारिता करता था मैं, बहुत सारा ओपिनियन पोल्स वगैरह किया हूं। तो जब हम लोग लाते थे मार्केट फील्ड में, रिपोर्ट तैयार करते थे, हमारे साथ गाड़ियां जाती थी, लड़के जाते थे, हम लोग उनसे रॉ डेटा मंगवाते थे, सर्वे करते थे, पूरा निकाल के करते थे। उसके बाद भी जो परिणाम होता था ना, जब हम एजेंसीज को सौंपते थे, तो एजेंसी का जो रिपोर्ट तैयार करने वाला होता था ना, अंत समय में वो भी उसको बदल देता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था यार कि ये जो रिपोर्ट आई ऐसा तो हो नहीं सकता। आप समझ रहे हो, ऐसा होता था। ऐसे ही सेम यशवंत देशमुख की आएंगे। अब मैं आज इनको मैं लिया क्यों हूं गियर में, इसलिए लिया हूं कि आप ये जो चुनावी विश्लेषक हैं, ये जो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट बताते हैं, ये 2014 में भी यही बोल रहे थे। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, तो यही CSDS, यही सी वोटर पिछले 2014 में भी गलत था और 2019 में भी यही बोल रहे थे, यही सेम एजेंडा चुनाव चला रहे थे
कि ये तो मुकाबला बहुत तगड़ा है, ये तो ऐसा हो जा रहा है। आप इनके सर्वे को अगर उठा के देखें तो सीएसडीएस और सी वोटर दोनों की बात मैं कर रहा हूं, ओपिनियन पोल्स को देखें या एग्जिट पोल को देखें, ये कहीं भी बता नहीं रहे थे कि एनडीए सत्ता में आ रहा है। ये 260 कोई बता रहा था, कोई 268 बता रहा था। एनडीए के साथ, बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये एनडीए के साथ भी नहीं सत्ता में दिखा रहे थे, उसके आसपास दिखा रहे थे। सी वोटर और सीएसडीएस दोनों, यही संजय कुमार थे, यही यशवंत थे, आप समझ रहे हो। और जो वो अभय दुबे आता है वो भी इसी सीएसडीएस का प्रोडक्ट है, ठीक है। और वो योगेंद्र यादव ये भी इसी सीएसडीएस का प्रोडक्ट है। तो ये इनके दोनों के, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, 2019 की बात कर रहा हूं, ये इनका वहां भी गलत थे। आप उठा के देख लीजिए। कल मैं देख रहा था, एक अपने भैया पत्रकार है, तो वो उनका मैं ट्वीट देख रहा था, वाकई मतलब आंख खोल देने वाला था कि ये पिछले चुनाव में भी अब लेकिन अभी जाके जब बैठते हैं टीवी चैनल पे तो क्या बोलते हैं, 2014 तो मनमोहन सिंह के यूपीए सरकार के विरोध में था। अरे भाई विरोध में था तो तुम्हारे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल में वो क्यों नहीं आ रहा था, और उस समय तुम क्यों नहीं बोल रहे थे। फिर 2019 के बारे में बोलो तो 2019 के बारे में सीधा राष्ट्रवाद का चुनाव था, वो हुआ था, क्या कहते हैं, घटना हो गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फलाना हुई थी, ढिमका हुई थी। अरे भाई तो तुम्हारा ओपिनियन पोल, और तुम उस समय भी तो नहीं बोल रहे थे, तुम उस समय भी तो 268 सीट दे रहे थे एनडीए को, और आज भी तुम वही रोना रो रहे हो। तो हम तुम्हारे पे विश्वास कैसे करें। ये क्या करते हैं कि जब विपक्षी दल चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, मामला एक तरफा जा रहा है, तो ये वोटरों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। और ये पूरे खैराती चैनल, जो न्यूज चैनल है बिके हुए, ये सब मैं बता रहा हूं। आप आज मीडिया क्यों बटा हुआ है प्रो मोदी एंटी मोदी में। एंटी मोदी ज्यादा ताकतवर है मीडिया में, प्रो मोदी तो दिखाने के लिए उनके ऊपर वो लगा हुआ है स्टैम्प बस, लेकिन वो लाके उन्हीं इकोसिस्टम के लोगों को बैठा के उनसे राय सलाह लेते हैं। फिर कभी मैं बात करूंगा कि कैसे मीडिया में वो होती है। अभी आप हाल के देखो ना, संदीप रागी ने कैसे उसको छीला बढ़िया से। तो जब, अरे वो न्यूज 24 की जो गरिमा सिंह है, मैं नाम ले रहा हूं, देखेंगे जो भी होगा, इनका प्रोग्राम देखो आप, और इनके पूछने का कैसे, उनको कैसे टाइम देते हैं, कैसे क्या करते हैं। संदीप चौधरी है, वो एबीपी न्यूज में आता था, वही सबसे बड़ा सवाल न्यूज 24 पे पूछा था, वहां से भगाया गया, एबीपी न्यूज पे आ गया, और अब वहां सीधा सवाल पूछ रहा है। वो वही 2-4 लोगों को बैठा लेता है जो मोदी फोबिया से ग्रसित हैं, और वो वही बातें करते हैं जो वो चाहता है। अब एक दिन बुला लिया संगीत रागी को, संगीत रागी ने उससे उतार दी कि तुम पुअर रिसर्चर हो, और तुम पुअर रिसर्चर थे इसलिए पत्रकार बन गए। तो जब तुम एजेंडा चलाओगे तो पकड़े जाओगे, भले ही कोई तुमको ना बोले, भले ही कोई कुछ ना कहे, लेकिन जब आप आओगे, जो इस सिस्टम के हिस्सा रहे हैं हमारे जैसे लोग, आपको पकड़ लेंगे कि आप क्या कर रहे हो। इवन पब्लिक में भी सोशल मीडिया का दौर है, तुम तो अभी उसी जमाने में अपने आप को एकदम सोए मदमस्त हो कि हम ही जो कर रहे हैं हम ही सही हैं। अरे भाई तुमको कोई नहीं पूछता, तुमसे ज्यादा ऐसे ऐसे चैनल है जहां पे लोग लाइव देखते हैं, उससे ज्यादा तुम्हारे चैनल से, तुम्हारे प्रोग्राम से ज्यादा उनके व्यूज हैं, ठीक है। जो सही बायस पत्रकारिता नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब आके बैठा के इन लोगों की बात करोगे, इनका पूछा पिछले, मैं बता रहा हूं, चाहे 2017 उठा, 2014 उठा लो, 2019 उठा लो, और 2024, सेम राग अलापते हैं। यूपी का चुनाव ले लो, मध्य प्रदेश का चुनाव लो, अभी पिछले चुनाव में भी सब जगह इनकी यही हुई थी, सब जगह ये कांटे के अरे टक्कर होना अलग चीज है, टक्कर होने के बाद भी क्या वो आपको मात दे पा रहे हैं, ये बताओ आप, अगर आप विश्लेषक हो, विशेषज्ञ हो तो। नहीं तो वही तुम फर्जीवाती है, जो आम आदमी बोलेगा और तुम विशेषज्ञ होकर वही बोलोगे, तो तुम्हारी विशेषज्ञता का क्या उड़े या बिछाए, क्या करें बताओ। तो ऐसे एजेंडाधारियों से बचिए। हालांकि 6 चरण का चुनाव हो चुका है, और जो मेरा मानना है कि इन सबसे बचिए और अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके अपनी तरह से वोट करिए। सच में बता रहा, आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जाके तय करिए। सीएसडीएस और सी वोटर 2 की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, संजय कुमार और यशवंत देशमुख की। ये दोनों 2014 में एनडीए को बहुमत तक नहीं दे रहे थे, 240 242 दे रहे थे, और वो सी वोटर दे रहा था 260-62, और यही 2019 में भी ये दोनों
आसपास ही 266 ये दे रहा था, 268 70 ये दे रहे थे। तो तुम वही काम करते हो, लेकिन बाद में उस पर मुलम्मा लगा के उसको लीप पोत के बराबर कर देते हो। और जनता की, तुम जानते हो कि यहाँ की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं, तुम उसका फायदा उठाते हो। तो इन सब एजेंडे में मत पड़िए, आप मतदान कीजिए। कोई भी, मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, कोई भी ऐसा कारण नहीं है जहां पे ये लगे कि जो पिछली बार एनडीए को वोट दिया था, भाजपा को वोट दिया था, मोदी जी को वोट दिया था, वो इस बार ना दे। एक ही प्रॉब्लम है, कैंडिडेट का सिलेक्शन। जो कैंडिडेट दिए गए हैं ना, वो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। कोई काम नहीं, जितनी मेहनत मोदी, अमित शाह या ये सब करते हैं, योगी जी ना, उसका 10% 20% भी ये लोग कर देना, तो इन लोगों को कोई हरा भी नहीं पाएगा। जीतने के बाद पूरा चादर तान के सो जाना, फिर मोदी जी अगली बार कर देंगे। तो आप जनतंत्र में आपको जनता के बीच रहना पड़ता है, उनके बीच रहोगे, जवाबदेही तय करोगे, काम करोगे, तो आप बार बार चुन के आते हो। सिर्फ एक ही कमी हमें लगती है, बाकी ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। बाकी फिर 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, अभी अंतिम चरण का मतदान है, देखते हैं क्या होता है। बाकी इन खलियरों की बातों पे, ये खलियर हो चुके हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आदत से, आदत की कोई दवा थोड़ी होती है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और अपनी एजेंडा चला रहे हैं। तो इनको चलाने दीजिए, इनके एजेंडे में मत फंसिए। ये हमेशा रिजल्ट जब आता है चुनाव के बाद, ये हमेशा इनका मुंह लाल की होता है, और इस 4 जून को भी ये इनका मुंह थप्पड़ मार के लाल करते हैं, लाल हो जाएगा अपने आप ही, अपने गाल पे थप्पड़ मारेंगे और ये लाल हो जाएगा मुंह, और कहीं नजर नहीं आएंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।